आइए आज बात करें जीन बोदा की। 1530 ईस्वी में फ्रांस में जीन बोदा का जन्म होता है और जीन बोदा के समय का जो समाज था वह धर्म सुधार आंदोलन के कारण एक ऐसा समाज था जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से किसी एक सुनिश्चित विचारधारा की तलाश में था। धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में ईसाई धर्म को दो भागों में बांट दिया था। एक परंपरागत ईसाई धर्म के प्रति आस्था रखने वाले कैथलिक थे और दूसरा ईसाई धर्म में देश काल परिस्थितियों के अनुसार सुधार की संभावनाओं के लिए संघर्ष कर रहे प्रोटेस्टेंट थे। ये जो ईसाई धर्म में जो विवाद उत्पन्न हुआ और जिसने कैथलिक और प्रोटेस्टेंट नामक सेक्ट को जन्म दिया, उसने फ्रांस में भी वहाँ के समाज को आलोड़ित किया। एक समाज में एक नया द्वंद्व उत्पन्न हुआ और इस द्वंद्व ने फ्रांस में दो प्रकार की विचारधाराओं को जन्म दिया, एक मोनार्कोमैक्स और दूसरा पॉलिटिकोज। जो मोनार्कोमैक्स थे उनका ये मानना था कि ईसाई धर्म में परिवर्तन जरूरी है और जितने भी ढकोसले हैं, जितना भी पोंगापंथ है और जितने भी अंधविश्वास और रूढ़ियां हैं, उन सबको समाप्त कर देना चाहिए और ईसाई धर्म को नए बदलते हुए वैज्ञानिक परिवेश के अनुसार ढालना चाहिए। जो दूसरी विचारधारा आई फ्रांस में, जिसको मैंने पॉलिटिकोज कहा, इस पॉलिटिकोज में जो लोग थे वे यह चाहते थे कि ईसाई धर्म का परंपरागत स्वरूप बना रहे, उसमें कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन न किया जाए, लेकिन हाँ, उसे देश काल परिस्थितियों के अनुसार आपस में मिल बैठकर सहमति के साथ एक नया स्वरूप दे दिया जाए, लेकिन वह स्वरूप मूल ईसाई धर्म की मान्यताओं, उसकी पहचान से अलग नहीं होना चाहिए। जीन बोदा इसी पॉलिटिकोज मत का समर्थक था। जीन बोदा को राजनीति विज्ञान में उसके द्वारा दिए गए संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के कारण अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जीन बोदा की महत्वपूर्ण किताब जो उसकी राजनीतिक विचारधारा को इंगित करती है, जिसमें उसने विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके एक नई वैज्ञानिक दृष्टि के साथ अपने समय की समस्याओं के समाधान का रास्ता प्रशस्त किया है और जिसे आप सामान्य भाषा में आगमनात्मक पद्धति कह सकते हैं। इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए जीन बोदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक लिखी है, जो 1576 ईस्वी में पब्लिश हुई है। वस्तुतः अरस्तु के बाद राजनीति विज्ञान की जो दार्शनिक परंपरा थी, जो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी और एक तरह से कहा जाए विशृंखलित हो गई थी, उस दशा से राजनीति विज्ञान को बाहर लाते हुए एक नई विचारधारा, एक नई सोच, और आप जिसे वैज्ञानिक सोच भी कह सकते हैं, उसके साथ अपनी बात कहते हुए एक नई दार्शनिक विधा का प्रचलन करने का श्रेय जीन बोदा को दिया जाता है। जीन बोदा संप्रभुता संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करने के पहले राज्य के बारे में कुछ बातें कहता है। वो कहता है, राज्य एक ऐसा संगठन है जिसमें ढेर सारे परिवार रहते हैं और इन परिवारों से मिलकर बनने वाला समाज
राज्य के अंतर्गत आता है। अब परिवार की परिभाषा करते हुए जीन बोदा ने कहा कि परिवार के मुखिया यानी जो परिवार का मालिक है उससे बनता है, उसकी पत्नी से बनता है और इन दोनों से उत्पन्न बच्चों से बनता है। साथ ही उसने एक नई बात जोड़ी, स्वामी और दास यह भी परिवार का ही हिस्सा होते हैं। तो स्वामी तो वही है जो परिवार का मुखिया है या जो परिवार के मेन सदस्य हैं वे स्वामी हैं, लेकिन इस परिवार में दास भी होते हैं। एक प्रकार से पति पत्नी, पिता पुत्र या पिता पुत्री और स्वामी और दास, इन संबंधों से मिलकर बनने वाली जो संरचना होती है वह परिवार होती है। और परिवार इनकी संपत्ति और इनके संबंधों के स्वरूप से चलता है। जब ढेर सारे परिवार आपस में मिलते हैं तो इससे समाज का निर्माण होता है और यही समाज आगे चलकर राज्य का निर्माण करता है। बोदा परिवार को एक ऐसा संप्रभुता संपन्न संगठन मानता है जिसमें गृह स्वामी संप्रभु स्थिति में है, संप्रभु की स्थिति में है और उसके आदेशों का पालन परिवार के सभी सदस्यों को करना है, चाहे वह पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो या दास हो। अब जब परिवार शुरू में अकेले रहे होंगे, फिर जब वो परिवारों की संरचना आगे बढ़ी तो बोदा इस बात को मानता है कि परिवार रूपी संस्था जब आगे बढ़ी तो आपस में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के फलस्वरूप समाज उभर कर सामने आया। क्योंकि जब ढेर सारे परिवार थे तो समाज तो बन ही गया होगा, लेकिन बोदा इस बात को मानता है कि निश्चित रूप से संघर्ष हुआ होगा। लेकिन बोदा यह भी कहता है कि परिवार में जो सामूहिकता की प्रवृत्ति होती है, उसी सामूहिकता की प्रवृत्ति ने आगे चलकर समाज में भी सामूहिकता की प्रवृत्ति उत्पन्न की और उन संघर्षों को समाप्त करके समाज को एक सुनिश्चित आकार और स्वरूप प्रदान किया। और इसी से आगे चलकर विभिन्न परिवारों से बने समाजों से राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति होती है। तो बोदा शक्ति सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी, प्रारंभिक संघर्षों की बात करते हुए भी यह कहीं नहीं मानता कि मनुष्यों के बीच आपस में समझौता हुआ हो और उस समझौते से राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति होती है। इसे वो नहीं मानता, बल्कि ये मानता है कि मनुष्यों के और परिवारों में जो सामूहिकता की भावना है वही आगे चलकर समाज और वही आगे चलकर राज्य को जन्म देती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बोदा के संप्रभुता सिद्धांत की, जो कि राज्य का मूल आधार है। बोदा का जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है वह है संप्रभुता का सिद्धांत। कोकर का एक कथन है कि हम बोदा को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने संप्रभुता का सिद्धांत दिया और यह उसकी विशिष्ट देन है राजनीति विज्ञान के प्रति। लेकिन मैक्सी का मानना है कि बोदा पहला व्यक्ति नहीं है जिसने संप्रभुता के बारे में बात कही है। लेकिन यह सही है कि बोदा ने संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया और ऐसा करने वाला वह प्रथम व्यक्ति है। अब बोदा की संप्रभुता की परिभाषा पर चर्चा करेंगे और उसकी विशेषताओं पर। बोदा ने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो किसी भी शक्ति से मर्यादित नहीं है। सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा मर्यादित नहीं है। अब इसका तात्पर्य यह है कि संप्रभुता अपने आप में खुद एक कानून है और वह अन्य किसी भी कानून को जिसको उसने स्वयं नहीं बनाया है उसे वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी इसी परिभाषा से संप्रभुता की विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। जो पहली विशेषता बोदा ने संप्रभुता की दी है वो ये है कि संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है। बोदा ने एक बात पहले ही बता दिया कि संप्रभुता राज्य का एक कैरेक्टर है,
राज्य की पहचान है, राज्य की विशेषता है। अतः जब हम संप्रभुता सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे तो यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि हम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। बोना ने कहा कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य में अन्य कोई भी संस्था या संगठन ऐसा नहीं है जो राज्य से भी बड़ा होने का दावा कर सकता है। राज्य ही सर्वोच्च शक्ति है और उसे ही नागरिकों को आदेश निर्देश देने, कानूनों का निर्माण करने और अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने की शक्ति प्राप्त है। अन्य किसी संस्था या संगठन को ऐसी शक्ति नहीं मिली हुई है। राज्य ही नागरिकों के अधिकारों की परिभाषा करेगा, उसके अधिकारों की सीमाएं तय करेगा और राज्य ही नागरिकों को स्वतंत्रता उपलब्ध कराएगा और उनकी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं या स्वतंत्रता की सीमाओं की परिभाषा करेगा या उसे तय करेगा, निर्धारित करेगा। अन्य किसी भी शक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं है और यदि ऐसा हुआ इसका मतलब है कि राज्य ने अपनी संप्रभुता को खो दिया है। राज्य के भीतर एक ही सर्वोच्च शक्ति हो सकती है और वह खुद राज्य है। यदि अन्य कोई शक्ति राज्य के भीतर राज्य से भी ऊपर किसी सर्वोच्चता का दावा करती है तो यह बात बोधा को स्वीकार नहीं है और फिर ऐसे राज्य को बोधा राज्य मानता ही नहीं है। तो राज्य में जो संप्रभुता है वह एक सर्वोच्च शक्ति है, यह उसकी पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता बोधा की संप्रभुता की कि संप्रभुता एक निरपेक्ष और अस्थायी शक्ति है। बोधा ने कहा कि राज्य की शक्तियों को या राज्य की संप्रभुता को किसी के सापेक्ष परिभाषित नहीं किया जाना है। यह अपने आप में एक निरपेक्ष शक्ति है, एब्सोल्यूट पावर है। उसकी किसी से तुलना की नहीं जा सकती, किसी के साथ रख कर उसकी शक्तियों को तौला नहीं जा सकता। यह अपने आप में ही एक सुपीरियर पावर है और इस पावर के आगे अन्य सभी शक्तियों को, चाहे जो भी हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, इन सारी शक्तियों को झुकना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि वह एक निरपेक्ष शक्ति है। और दूसरी बात कहा कि वह एक अस्थायी शक्ति है। संप्रभुता कुछ समय के लिए नहीं होती, यह जब तक राज्य रहेगा तब तक उसके पास रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य ने संप्रभुता को किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए दिया हो और वह व्यक्ति संप्रभु हो और फिर राज्य ने उससे उन शक्तियों को छीन ले राज्य, या उन शक्तियों को फिर वापस ले ले और राज्य पुनः संप्रभु बन जाए। ऐसी किसी संभावना से बोधा ने साफ इनकार किया है। कहा कि राज्य निरपेक्ष और अस्थायी रूप से संप्रभु होता है। वह थोड़े दिनों के लिए या कुछ समय के लिए संप्रभुता का दावा स्वयं भी नहीं कर सकता और न तो किसी। बोधा के संप्रभुता की जो तीसरी विशेषता है वह है कि संप्रभुता समस्त वैधानिक बंधनों से मुक्त है। बोधा का मानना है कि जो संप्रभु है वह स्वयं कानून का निर्माता है, अतः वह किसी भी ऐसे कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता जिसको उसने स्वयं नहीं बनाया है। समाज में, परिवार में या पूरे राज्य में जितने भी लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, वह सब संप्रभु द्वारा दिए गए आदेशों, निर्देशों और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन हैं। अन्य किसी भी संस्था को कानून बनाने का अधिकार नहीं है और कोई भी संस्था कानून बनाकर राज्य की संप्रभुता को या राज्य के संप्रभु को बांध नहीं सकती। तो संप्रभु ही एकमात्र कानून का निर्माता है, अन्य किसी को कानून बनाने का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जो चौथी विशेषता है वो ये है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर शासन करने का अधिकार है। बोधा ने कहा है कि राज्य में जितने भी नागरिक हैं और जितने भी प्रजाजन हैं, प्रजाजन का अर्थ यह है कि जो दास हैं और जो विदेशी हैं और उस समय उस राज्य में रह रहे हैं, उसको उन्होंने प्रजाजन माना है, सब्जेक्ट माना है। इन सभी को के ऊपर शासन करने का एकमात्र अधिकार राज्य को है और राज्य ही उनके लिए नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। ये अपने देश के कानूनों से शासित नहीं होंगे। जब ये उस राज्य में रहते हैं जो कि संप्रभुता संपन्न राज्य है, तो उस राज्य का संप्रभु उनके लिए आदेश निर्देश जारी करेगा, उनके लिए कानून बनाएगा और उनके व्यवहार का या उनके जीवन का नियंत्रण करेगा। उसके संबंध में
वह जो कुछ भी उचित समझता हो वैसा आदेश निर्देश जारी कर सकता है। तो जो भी प्रजाजन हैं या वहाँ के नागरिक हैं वो सब के सब उस संप्रभु के शासन के अधीन रहते हैं। अब इन विशेषताओं के साथ ही बोना ने यह भी बताया है कि संप्रभुता के ऊपर कुछ निश्चित मर्यादाएं भी हैं और उन मर्यादाओं के अधीन ही संप्रभुता संपन्न शासक को अपना राज्य संचालित करना है। जो पहली सीमा आरोपित करता है संप्रभुता के ऊपर जीन बोदा, वो ये है कि संप्रभु प्राकृतिक नियमों से सीमित है। वास्तव में प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट परिभाषा बोदा ने नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर संकेत किया है कि ऐसा कोई नियम जिसे ईश्वर ने बनाया है, जिसे नेचर या प्रकृति ने ही निर्धारित किया है, उन नियमों की अवहेलना शासक या संप्रभु को नहीं करनी चाहिए। जैसे ईमानदारी, नैतिकता, सज्जनता, सच्चरित्रता या ऐसे मूल्य जिसको प्रकृति ने ही निर्धारित किया है और जो मनुष्य होने की शर्त है, यही शर्त संप्रभु के ऊपर भी लागू होती है कि वह भी इन नियमों के अधीन है। अतः ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे कि प्राकृतिक नियमों का खंडन होता है। तो प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक कानून अपने आप में ही एक प्रतिबंध है संप्रभुता के ऊपर। जो दूसरी मर्यादा संप्रभु के ऊपर बोदा लगाता है वो ये है कि संप्रभुता उन मौलिक कानूनों से सीमित है जिसको संप्रभु जो फ्रांस के शासन के संदर्भ में मौलिक नियम पहले के राजाओं द्वारा बनाए गए हैं, जिसको वह सैलिक लॉ या फ्रेंच भाषा में लेजिज इम्पेरी कहता है। ये सैलिक लॉ या लेजिज इम्पेरी वे नियम हैं जो फ्रांस के राजाओं के संदर्भ में, उनके कार्यों के संबंध में, उनके अधिकारों के संबंध में पहले से ही परंपरागत रूप से चलते चले आ रहे हैं। चूँकि इन नियमों को संप्रभु राजा जो कि वर्तमान में है उसने नहीं बनाया है, अतः वह इन नियमों को बदल भी नहीं सकता। इसमें शासन के उत्तराधिकार से जुड़े हुए नियम, संधि और मैत्री संबंधी विदेश नीतियों से जुड़े हुए नियम या अन्य ऐसे नियम जो राज्य संचालन के मूल में सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं, इन नियमों को और जिनको पहले के राजाओं ने मान्यता दे रखी है और वो परंपराओं के रूप में निरंतर चलते चले आ रहे हैं, ऐसे नियमों को बदलने का काम संप्रभु को नहीं करना चाहिए। तो संप्रभु उन मौलिक मूल्यों से सीमित है जो फ्रांस के राजाओं ने लंबे समय की ऐतिहासिक परंपराओं के बाद सुनिश्चित कर रखे हैं। जो तीसरी मर्यादा संप्रभु पर लगाता है बोदा, वो ये है कि वह परिवार की संपत्ति से सीमित है। परिवार की परिभाषा देते हुए बोदा ने कहा था कि परिवार एक ऐसा संगठन है जिसके पास संपत्ति होती है और संपत्ति के साथ ही कुछ संबंध होते हैं और संबंध पति पत्नी, पिता पुत्र या पुत्री और स्वामी और दास के होते हैं। इन सबके द्वारा जो संपत्ति अपने श्रम से अर्जित की जाती है, बोदा का मानना है कि राजा या संप्रभु उस संपत्ति को परिवार की मुखिया की सहमति के बिना छीन नहीं सकता। वस्तुतः बोदा इस बात का एहसास दिला रहा है अपने संप्रभु को कि आप सर्वोच्च हो, लेकिन जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, आप परिवार के मुखिया की सहमति के बिना उसकी संपत्ति का अधिग्रहण न करें। ऐसा लगता है कि बोदा के मन में भी इस बात के लिए कहीं कोई संदेह था कि कहीं आने वाला संप्रभु अपने शक्ति के जोश में या शक्ति के अति उत्साह में ऐसे नियम न बनाने लगे जिससे कि परिवार की संपत्ति पर ही संकट उत्पन्न हो जाए। इसलिए वह इस तरीके की मर्यादा लगाता है। और एक दूसरा तर्क यह भी हो सकता है कि समय के उस बिंदु पर धीरे धीरे पूंजीवादी भावनाएं समाज में घर कर रही थीं, इसलिए भी संभव है कि बोदा ने संपत्ति की मर्यादा अपने संप्रभु पर लगाई हो। चौथी मर्यादा बोदा ने यह लगाई है कि अनावश्यक रूप से कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ संप्रभु को नहीं करनी चाहिए। यदि वो बार बार अपने परंपरागत कानूनों में या अपने द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों में निरंतर बदलाव करता रहता है तो इससे भी उसकी शक्तियाँ कम होती हैं। तो इन मर्यादाओं के साथ बोदा ने अपने संप्रभुता सिद्धांत का विश्लेषण किया है, वर्णन किया है। बोदा ये मानता है कि बहुत सारे ऐसे नैतिक नियम हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं जिसमें बदलाव करने का प्रयास राजा को या संप्रभु को नहीं करना चाहिए।
और ऐसा कह के वह सामान्य अपनी कैथोलिक मान्यता की पुष्टि करता है। उसने कहा कि यदि कोई बदलाव करना भी है तो वह बातचीत से शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्रांतियों के माध्यम से, संघर्ष या हिंसा के माध्यम से धार्मिक व्यवस्था में कोई बदलाव संप्रभु न करे। तो यह भी अपने आप में एक मर्यादा ही है जो उसने अपने संप्रभुता पर लगाई है। बोधा के इस पूरे विश्लेषण में जो उसने कि संप्रभुता सिद्धांत के संदर्भ में किया है, कुछ अंतर्विरोध भी दिखाई देते हैं। पहला अंतर्विरोध यह है कि जब बोधा ये कहता है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, और फिर अपनी सीमाओं में की बात करते हुए वो जब कहता है कि संप्रभुता प्राकृतिक नियमों से सीमित है, तो पहला अंतर्विरोध यहीं उत्पन्न होता है कि यदि संप्रभुता प्राकृतिक नियमों से सीमित है तो फिर वह सर्वोच्च कैसे हो गई, वह सर्वोच्चता का दावा कैसे कर सकती है। आपको एक तरफ कुछ नियमों से बांधे हुए भी रखा गया और दूसरी तरफ आपको सर्वोच्चता भी दी गई। इन दोनों में अंतर्विरोध है। वास्तव में बोधा यह समझ नहीं पाया कि जो प्राकृतिक नियम पहले से बने हैं, चले आ रहे हैं, उन प्राकृतिक नियमों के साथ संप्रभुता के इस आधुनिक विचार का समन्वय कैसे किया जाए। जो दूसरा अंतर्विरोध है संप्रभुता संबंधी अवधारणा में बोधा की, वो ये है कि बोधा अपने आप को परंपरागत कानून जो राजत्व के संदर्भ में या राजा के संदर्भ में या राजा के उत्तराधिकार या उसके अधिकारों के संदर्भ में बहुत पहले से फ्रांस में चले आ रहे थे, उन कानूनों के प्रति बोधा के मन में जरूर कोई न कोई एक निष्ठा या एक भक्ति भावना थी, और उस भक्ति भावना के कारण ही बोधा ये कहता है कि लेजिस इम्पेरी या सैलिक लॉ को संप्रभु बदल नहीं सकता। तो यह एक प्रकार का प्राचीन राजत्व प्रेम है या राजत्व के सिद्धांतों से उसका लगाव है, जिसका आधुनिक संप्रभुता के साथ वह समन्वय स्पष्ट रूप से नहीं कर सका है। जो तीसरा द्वंद्व है बोधा के संप्रभुता में, वो ये है कि बोधा संपत्ति की बात करता है और कहता है परिवार के मुखिया की सहमति के बिना संप्रभु उसकी संपत्ति को नहीं छीन सकता। अब जरा कल्पना करें कि यदि परिवार अपनी संपत्ति नहीं देगा तो फिर संप्रभु करेगा क्या। एक तरफ परिवार का मुखिया भी संप्रभु है बोधा की परिभाषा में, और दूसरी तरफ राज्य भी संप्रभु है। तो दो प्रकार के संप्रभुओं के टकराव में बोधा का संप्रभुता संबंधी संपूर्ण दर्शन अस्पष्ट नजर आता है। बोधा ये कहीं नहीं बताता कि राज्य यदि संपत्ति गृहस्वामी की इच्छा से लेना चाहे तो उसे क्या करना होगा। उसने स्पष्ट मना कर दिया है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता, जबकि परिस्थितियां बताती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी संपत्ति नहीं देते फिर भी राज्य उसे ले लेता है। तो ये जो परंपरागत मोह है संपत्ति के प्रति, और जैसा कि पूरे यूरोप की परंपरा रही है कि संपत्ति के प्रति उनके मन में एक बड़ा पवित्र भाव रहता है, उस पवित्रता के भाव को वे जीन बोधा आधुनिक संप्रभुता संबंधी अपने सिद्धांत के साथ समन्वित नहीं कर पाए। अब इन सारे द्वंद्व या इन सारे असामंजस्य के बावजूद भी बोधा की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने राजनीति विज्ञान को संप्रभुता संबंधी एक ऐसा दर्शन दिया जिसके कारण राज्य अपनी सर्वोच्चता का दावा कर सकता है। आज हम 21वीं शताब्दी में खड़े हैं और जीन बोधा के कार्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में हम यह पाते हैं कि आज राज्य अपने उन 4 तत्वों के साथ जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसके साथ आज भी पूरी तरीके से खड़ा है, और यही राज्य की पहचान है, यही उसकी परिभाषा है। और इन चारों तत्वों में निश्चित रूप से संप्रभुता एक बड़ा फैक्टर है, बल्कि यूँ कह लें सबसे बड़ा आधार है राज्य के अस्तित्व का, उसके भविष्य का। इसीलिए किसी ने कहा कि संप्रभुता त्यागने का अर्थ होगा राज्य ने आत्महत्या कर ली। तो यह इस बात का प्रमाण है कि संप्रभुता संबंधी दर्शन जो जीन बोधा ने हमें दिया है, उसके लिए पूरा राजनीति विज्ञान उसका ऋणी है,
क्योंकि यदि राज्य संप्रभु नहीं रहेगा तो वह न तो कानून बना पाएगा, न उन कानूनों का क्रियान्वयन कर पाएगा और न सही अर्थों में न्याय कर पाएगा। तो आज जो हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के वर्गीकरण की बात करते हैं या इनको 3 अंग के रूप में हम राज्य के परिभाषित करते हैं, उसका स्रोत जीन बोधा ही है और इस रूप में राजनीति विज्ञान उसे हमेशा याद करता रहेगा।